बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास टॉपिक एक जनरल कंसेप्ट है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक देखा था पावर का, जो कि हमारे पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। उसी तरह जो आज का टॉपिक है ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टॉपिक हमारे पास जो है वो है जी एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के बारे में हम सिंपली कह सकते हैं ये आपके पास है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में जो वर्क करने की सलाहियत है, जो काम करने की सलाहियत है, उस एबिलिटी को हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। अब एनर्जी जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर जो हम एनर्जी की टाइप देखने वाले हैं वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी किस वजह से होती है? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल वर्क की वजह से होती है। मैकेनिकल वर्क क्या होता है? ड्यू टू मोशन। जब एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रही है, या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो ये मैकेनिकल वर्क होता है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देंगे। तो इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन और अ स्पेशल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसी एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देंगे। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी और ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऐसी एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? मैकेनिकल एनर्जी के नाम देंगे। इसी की बेस पर मैकेनिकल एनर्जी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैकेनिकल एनर्जी की जो हमारे पास टाइप है वो दो टाइप हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। वन बाय वन हम दोनों को नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी होती है, यानी वो एनर्जी जो बॉडी के पास मौजूद होगी जब वो इन मोशन होगी। तो एनर्जी possessed by the body due to its motion, when a body is in motion, body is moving, तो उसके पास जो एनर्जी होगी that will be kinetic energy। फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी अगर आपके पास एक मौजूद है, इसका एक सर्टेन मैस होगा m, और ये एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये जो बॉडी है, ये गाड़ी जो है, इसके पास क्या मौजूद होगी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। तो कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जब वो मूव कर रही होती है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। 1/2 कांस्टेंट, यहाँ m मैस है और ये v हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² के इक्वल है। ये मैस एंड ये जो आपके पास v है, इसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? कि क्योंकि ये जो वेलोसिटी यहाँ पर मौजूद है ये बेसिकली सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी के रिजल्टेंट के तौर पे है। आपको चैप्टर नंबर 2 याद हो तो हमने वहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट देखा था। स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि जब भी दो वैल्यूज का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे वो स्क्वायर ऑफ इट्स वैल्यू बन जाता है, यानी a.a बना था। तो ये बेसिकली है v.v, 1/2 m इंटू v.v, और v.v का रिजल्ट v² आ गया। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वेशन आ गई। काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस है हमें यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी, हमें इसका यूनिट, इसका ऑब्वियस है इसका यूनिट चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये बॉडी की एबिलिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी और काइनेटिक एनर्जी का जो SI यूनिट है ये आपके पास होगा जूल। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? ये एक एनर्जी की टाइप है जो मोशन की वजह से है। इसका फार्मूला याद रखना है, इसका अपने यूनिट याद रखना है। ये चंद पॉइंट्स हमने जनरली याद रखने हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो फार्मूला ही शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज मैस। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मैस, एंड सेकंड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है that is directly related to mass. Greater the mass, greater will be the kinetic energy of the body. And दूसरा पॉइंट आप इक्वेशन में देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंडेंट है बट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मैस डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी।
लेकिन वेलोसिटी डबल होगी तो वेलोसिटी का स्क्वायर जाके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी कि वेलोसिटी डबल हुई तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी पे। ये हमने काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन। द पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से होगी। और ये पोजीशन किसके अंदर होगी? फोर्स फील्ड के अंदर। व्हाट इज फोर्स फील्ड? ऐसा फील्ड जो कि फोर्स लगा सकता है, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास क्या एक्सर्ट कर सकते हैं? फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो जो फोर्स फील्ड की वजह से, ऐसा फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करे, उसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। लाइक आप जानते हैं कि अर्थ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक अर्थ का एक रीजन है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ऑब्वियस है जो भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर मौजूद है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है। अगर मैं इसको अपवर्ड लेके जाऊं तो मैं बेसिकली इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहा हूं मैं इसको ज़मीन की सरफेस से दूर ले जा रहा हूं, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड, एंड सेकेंड चीज इज इट्स कंसंट्रेटेड स्टेट। अब कंसंट्रेटेड स्टेट क्या होती है? कंसंट्रेटेड स्टेट हो सकती है कंप्रेस स्टेट ऑफ द बॉडी और स्ट्रेच स्टेट ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है जिसको अभी नेक्स्ट मैं डिटेल में देखता हूं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड और इट्स कंसंट्रेटेड स्टेट। बॉडी शुड बी इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्टेट, उसकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स मेनली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, नाम से ही जाहिर है कि ऐसी एनर्जी जो पोजीशन चेंज की वजह से होगी, लेकिन कौन से फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड में। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, वो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज की वजह से होगी, जो ज़मीन के करीब ऑब्वियस है ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है, उस वजह से होगी, उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करना शुरू कर देगी, तो उसके नतीजे में जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, इसको मैंने उठाया, ऑब्वियस है इसको यहाँ से मैं पॉइंट 1 से लेके, ये पॉइंट 1 है, इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट 2 तक लेकर गया, और जितना डिस्टेंस कवर किया वो हाइट h की फॉर्म में है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? बॉडी को उठाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो इसको जब मैं ऊपर उठा के लेके गया तो इस वर्क के नतीजे में ये जो बॉडी है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर एक बॉडी जिसका मैस हमारे पास कितना है? m। ये एक बॉडी जिसका मैस हमारे पास m है, वो यहाँ मौजूद था सरफेस पे, मैं उसको उठा के फाइनल पॉइंट तक लाया, कितना डिस्टेंस कवर किया? हाइट h कवर की। तो सिंपल वही चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगा? वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट द फील्ड। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं उसको नीचे की तरफ खींच रही थी, मैं उसको उठा के ऊपर की तरफ लेके गया, तो जितना मैंने वर्क किया वो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वर्क का फार्मूला वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमारे पास फोर्स आ गई F, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो H की फॉर्म में आ गया। फोर्स जो लगाई वो F, ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स मैंने लगाई वो फोर्स थी F, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? H। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और ये आ गया FH की फॉर्म में। अब किसी भी बॉडी पर जो हमने फोर्स लगाई, वो फोर्स हमने पहले भी पढ़ा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल होगी, और वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। तो यहाँ F की जगह आ जाएगा mg। तो पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m इज मास, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। सिंपली हमने डेफिनेशन याद रखनी है और ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मैंने ये कहा था कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के अंदर मौजूद होगी बिकॉज ऑफ इट्स कंसंट्रेटेड स्टेट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेच स्टेट और कंप्रेस स्टेट। अब
एक स्प्रिंग हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पर फोर्स इनवर्ड लगाता हूँ तो ये कंप्रेस होगा, तो अपनी पोजीशन ये क्या कर रहा होगा, चेंज। उसकी वजह से भी इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या मैं स्प्रिंग को खींचूं, स्ट्रेच करूं, इसकी लेंथ को बढ़ा दूं, तो स्ट्रेचिंग के नतीजे में भी इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल स्प्रिंग हो सकता है, ये जो एरो आपके पास होते हैं, ये जो तीर कमान होता है, उसका जो बो होता है, उसके अंदर जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो भी इलास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो वो एनर्जी जो इलास्टिक मटेरियल के अंदर स्टोर होगी, किस वजह से, स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से या कंप्रेसिंग की वजह से, ऐसी एनर्जी को हम नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह डिटेल में ड्राइव करेंगे, फिलहाल जस्ट फार्मूला याद रख लें। k स्प्रिंग कांस्टेंट और x जितना उसकी कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई, जितना पोजीशन में चेंज आया, तो ये हमारे पास हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ हम एक पॉइंट देखते हैं, दोनों टाइप्स हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी वो मेजर कैसे की जाती है। हमने याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर की जाती है। जैसे यहाँ अगर आप देखें, मैं इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से लेके इस फाइनल पॉइंट तक गया, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी असाइन की है, 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन की है। हमने याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पॉइंट से मेजर होगी, रेफरेंस पॉइंट से, और उस रेफरेंस पॉइंट को जो पोटेंशियल एनर्जी देंगे वो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ होगा, भाई ये आपकी मर्जी है, कहीं भी कंसिडर करें, तो ये आर्बिट्रेरी है, फर्जी है, इसको हम 0 रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये कहीं भी लिया जा सकता है, ये आप चाहें तो ज़मीन की सरफेस को ले लें, चाहें तो इन्फिनिटी को ले लें। इन्फिनिटी वो पॉइंट है स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं मौजूद, इन्फिनिटी वो पॉइंट होगा जहाँ ग्रेविटी का मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाता है, उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड रिलेटिव टू सम पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। उस पॉइंट को हम 0 पोटेंशियल एनर्जी देंगे और उसको हम नाम देंगे 0 रेफरेंस लेवल का नाम देंगे। नाउ ये पॉइंट आर्बिट्रेरी होगा, फर्जी होगा, चाहें तो आप इन्फिनिटी को ले लें, चाहें तो आप ज़मीन की सरफेस को ले लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करता हूँ कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है ज़मीन की सरफेस से, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास सपोज h1 हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, h1। एक बॉल है ज़मीन, वो टेबल की सरफेस से अबव मौजूद है, और टेबल की सरफेस से अबव जो उसकी हाइट है उसको मैं h2 का नाम देता हूँ। ये एक बॉल है जिसकी टेबल से हाइट h2 है और टेबल की अपनी हाइट h1 है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स के क्लेम को देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि ये जो बॉल है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh2 है। एक स्टूडेंट कहता है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh2, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो इसके ऑपोजिट क्लेम करता है, वो कुछ डिफरेंट क्लेम करता है। वो कहता है इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी mg इनटू, mg तो आ गई ऑटोमेटिकली, हाइट के लिए वो कहता है h1 प्लस h2 है। यानी एक स्टूडेंट के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है, दूसरे स्टूडेंट के लिए mgh1 प्लस h2 है। कौन ठीक है? तो इस केस में हम कहेंगे भाई ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स ठीक हैं, दोनों का क्लेम ही ठीक है। क्यों? एक स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस पॉइंट मान रहा है और इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 दे रहा है, तो इससे फर्दर उसने हाइट मेजर की mg और हाइट की वैल्यू पुट कर दी। तो एक स्टूडेंट ने टेबल को रेफरेंस पॉइंट माना तो उसने हाइट उसके लिए कितनी है, h2, तो उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है। एक ने टेबल को रेफरेंस पॉइंट माना, 0 रेफरेंस पॉइंट, दूसरे ने जमीन की सरफेस को माना, उसने कहा जमीन की सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, 0 रेफरेंस लेवल माना, तो टोटल हाइट फिर उसने ली वो है h1 प्लस h2। तो यहाँ h की जगह उसने h1 प्लस h2 पुट कर दिया। इसका मतलब दोनों अपनी जगह ठीक हैं, बस 0 रेफरेंस लेवल दोनों का डिफरेंट है, दैट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये बेटा एनर्जी के कंसेप्ट्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और आगे हमने पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स देखी हैं।